बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है हमने लास्ट टाइम यहीं पे छोड़ा था असेंबली लैंग्वेज के ऊपर ना। इसको हम देखते हैं कि वैसे भी आपको पता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है ना ये प्री रेक्विजिट में शामिल है। यानी अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपने असेंबली लैंग्वेज का कोर्स जो है वो पढ़ा होना चाहिए, पास होना चाहिए, फिर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और हम जानते भी हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्ट्रिंग्स ऑफ 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल होता है। सारे का सारा प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम इंग्लिश लाइक निमोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को लिखते हैं। जो बड़ी कैटेगरीज हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल और लो लेवल। तो लो लेवल के अंदर एक तो मशीन लैंग्वेज है जो 0 1 पे है, उसको सीखना सिखाना तो बहुत मुश्किल है। तो मशीन लैंग्वेज की एडवांसमेंट ये हुई थी कि असेंबली लैंग्वेज को इजाद किया गया था। ऐसा हाँ, ऐसा आप कह लें कि असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी हायर लेवल पे थी। इसमें जो कमांड्स थी ना उनको नीमोनिक्स कहा जाता है, MNE, ये निमोनिक्स के नाम से। जैसे ऐड के लिए हम ऐड यूज़ करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करते थे, ठीक है। ए प्योर असेंबली लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच ईच स्टेटमेंट प्रोड्यूस एग्जैक्टली वन मशीन इंस्ट्रक्शन। आप एक असेंबली लैंग्वेज की लाइन लिखें और उससे ट्रांसलेट करके जो असेंबलर है जो मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन बनाए वो एक ही हो, एक एक में तब्दील हो, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये एग्जैक्टली एक प्योर असेंबली लैंग्वेज है। देयर इज 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट्स इन द असेंबली। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये है जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज है ना, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखते हो ना, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट एक्स इज इक्वल टू, तो ये जब मशीन लैंग्वेज में तब्दील होती है तो ये एक स्टेटमेंट नहीं होती, इसकी कई स्टेटमेंट्स बनती हैं जाके आगे, ठीक है। चूंकि इसमें आप वैल्यू भी असाइन कर रहे हो, इसमें आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो उसने पहले जाके 2 बिट्स को एलोकेट करना है, फिर एक रजिस्टर के अंदर आपकी वैल्यू जाएगी, फिर वो रजिस्टर जाके उस एक्स वेरिएबल के अंदर रखेगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में हम वैल्यूज़ जो है वो करते ही रजिस्टर के अंदर लोड है, ए एक्स के अंदर, बी एक्स के अंदर, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होती। क्या मतलब है इसका कि एग्जैक्टली वन इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू वन इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेंटियम जंप इंस्ट्रक्शन शोन इन द टेबल बिलो, ये नीचे एक टेबल है, उसके अंदर ना जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में दिखाया गया है। जंप इंस्ट्रक्शन क्या है, जिससे आपका कंट्रोल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता है, इसे हम जंप इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मसलन आप देखें असेंबली का कोड क्या लिखा हुआ है, ज़रा मैं इसको करीब कर लेता हूँ तो मज़ीद आपको नज़र आएगा। असेंबली लैंग्वेज है जी, AX एड स्पेस CX कॉमा DX लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब असेंबली में क्या है कि DX की वैल्यू को CX की वैल्यू में जमा करके रिजल्ट को भी CX में स्टोर कर दो, इसका मतलब ये है। तो अब मशीन लैंग्वेज में जब हमने चेंज किया तो लिखा हुआ आ रहा है 0000, उसके बाद 0001, उसके बाद 1101 और 0001। अच्छा, जब इसको हेक्साडेसिमल में हमने चेंज किया तो आप देखें इसका बना 01D1। अच्छा, इसमें चूंकि ऐड हो रहा है तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन क्या है, अरिथमेटिक है। हम पढ़ के आए हैं पीछे इंस्ट्रक्शन की टाइप के, अरिथमेटिक होती है, डाटा मूवमेंट होती है या लॉजिकल्स होती हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन की टाइप है अरिथमेटिक। अब इसमें 000 जो है एक ये कोड है। मैंने क्या कहा, ऐड CX कॉमा DX का क्या मतलब है कि CX DX की वैल्यू को CX की वैल्यू में जमा भी करो और CX में ही उसको बाद में स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में जाके 01D1 बन जाएगी। तो एक इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट हुई एक के अंदर। नीचे हमने लिखा मूव ALX कॉमा 34H, H फॉर हेक्साडेसिमल है, 34 से मुराद है वैल्यू है ये 34। तो 34 को उसने, अगर आप मशीन लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 34 ही लिखा हुआ है। B8 ये मूव का ऊप कोड है। कल हमने बात खत्म की थी ऊप कोड क्या होता है, ठीक है, कि असेंबली में निमोनिक होता है,
और मशीन लैंग्वेज में उस निमोनिक का एक उप कोड होता है जो इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस करता है। ठीक है, तो ये बात जहन में रख लो, ये कुछ चंद मशहूर उप कोड ना आपको याद होने चाहिए। और ये आपने असेंबली का पेपर दिया था, आपने देखा होगा वहाँ MCQs में आए होंगे। ऐड का उप कोड क्या है, अब मूव का उप कोड क्या है, B8, समझ आ रही है। और ऐड का उप कोड क्या है, 01। ठीक है, इसी तरह नीचे XOR का उप कोड क्या है, 31। और JMP का क्या है, EB। समझ आई। तो ये उप कोड भी आपको थोड़े से बेसिक्स जो है ना वो ज़हन में होने चाहिए। बाकी आगे उसने क्या लिखा हुआ है, 34, चूंकि 34 हेक्साडेसिमल है, बाइनरी में भी तब्दील करेंगे तो वो ये बाइनरी का देखें आगे काफ़ी सारा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और उसके आगे उसने 3400। अच्छा, इसमें जब हम हेक्साडेसिमल में वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ये थोड़ी सी और तरह लिखी जाती है, यानी 00 बाद में लिखा जाता है, लोअर बिट जो होती है और हायर बिट पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो ये 3400 को अगर हम आम जुबान में पढ़े ना तो ये है 0034, 00। और ये हेक्साडेसिमल है, सास बेस 16 की वैल्यू है ये, डेसिमल में ये ज़्यादा होगी वैल्यू। यहाँ पर जो H लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये बेस 16 की है। और ये क्या कर रही है, कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी टाइप की ये है, ये डेटा ट्रांसफर है। ठीक है, अब ये बात सिर्फ यहाँ तक समझाने के लिए थी। अब हम आते हैं दोबारा अपने टेक्स्ट की तरफ। द टेबल प्रोवाइड विद अस असेंबली स्टेटमेंट एंड मशीन लैंग्वेज, और किस आर्किटेक्चर के ऊपर, इंटेल x86 के ऊपर। हमने पहले कहा कि हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोर्स भी इंटेल के हिसाब से था, तो ये कोड इंटेल के ऊपर है। अगर फैल्कन प्रोसेसर की हम असेंबली लैंग्वेज देखेंगे तो वो डिफरेंट होगी। ये मैंने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो है वो नहीं होती है। ठीक है, अल्फा इज अ लेबल एंड इज वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड। चौथी में जाके देखें जी कि अल्फा है और उसके हमने लिखा है जंप अल्फा। अब अल्फा क्या है, जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज में हम वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते, असेंबली लैंग्वेज में लेबल को डिक्लेयर किया जाता है। यानी अल्फा के अगेंस्ट, अल्फा इज अ लेबल एंड इट्स वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड बाय द पोजीशन ऑफ JMP इंस्ट्रक्शन in the program and the position of the instruction whose address is alpha। जिसका एड्रेस अल्फा होगा ना वहाँ पे आपका जंप लेके चला जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अल्फा की वैल्यू वहाँ पर क्या है। इस बात की समझ आ गई जी, मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है, कौन कौन बंदा असेंबली लैंग्वेज को सीखता है। सबसे पहले तो उस बंदे को आनी चाहिए जिसने कोई मशीन डिज़ाइन करनी। आप एक इंटेल आर्किटेक्चर की मशीन बनाने जा रहे हैं, आप एक प्रोसेसर का कोड लिखने जा रहे हैं, प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट बनाने जा रहे हैं, तो आपको मशीन असेंबली लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप किसी लैंग्वेज का कंपाइलर लिखना चाहते हैं, आप एक नई लैंग्वेज बना रहे हैं और लैंग्वेज का कंपाइलर लिखते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो जब लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज। तो जब आपने मशीन को ही कुछ करना है तो फिर असेंबली को तो आपको डेफिनेटली सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज का नॉलेज बगैर असेंबली लैंग्वेज के नहीं आ सकता। ठीक है, द डिज़ाइनर ऑफ ए मशीन नीड्स टू बी फेमिलियर विद द इंस्ट्रक्शन सेट। जो डिज़ाइनर है, हम पीछे पढ़ के आए थे, उसे इंस्ट्रक्शन सेट का पता होना चाहिए। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन सेट का पते होने से मुराद क्या है कि उसे असेंबली का पता होना चाहिए। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में आपने तब्दील करना है तो इसका क्लियर हो गया कि आपको भी असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि आपका कोड ऑप्टिमाइज है। टू राइट ऑफ टाइम और स्पेस क्रिटिकल कोड, the compiler may not always produce optimal code, performance goals may force specific program optimization। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आज भी कुछ प्रोग्राम्स दुनिया में ऐसे लिखे जाते हैं जिनके अंदर टाइम और स्पेस क्रिटिकल कोड होता है। इसका क्या मतलब है कि जी हम इस कोड को इतने मिनट में या इतने सेकंड में करना चाहते हैं। अब आपको पता है अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे ना तो वहाँ पर ट्रांसलेशन का ओवरहेड पड़ेगा, लगेगा, जाहिर है उसने ट्रांसलेट होना है तो उसने एग्जीक्यूट होना है। तो उस सूरत में उस टाइम को बचाना चाहते हैं आप। वो टाइम कैसे बचेगा, अगर आप उस प्रोग्राम को डायरेक्ट असेंबली में लिख दें या मशीन में लिख दें।
समझ आ रही है ना। खत्म, असेंबली तो नियर टू मशीन है ना, उसके तो ट्रांसलेशन पे उतनी देर नहीं लगती ना जितनी हाई लेवल लैंग्वेज पे लगती है। ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकती है टू द राइटर ऑफ ए टाइम आर स्पेस क्रिटिकल कोड स्पेशल पर्पज आर एम्बेडेड प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। इसका क्या मतलब है जी, हम पीछे पढ़ के एम्बेडेड कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है बेटा, चिप की शक्ल में नहीं जो कंप्यूटर होता है, जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर चिपें लगा देते हैं और उसी में सारा कोड डाल देते हैं। यानी माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो चिप लगी हुई है या एक गाड़ी के अंदर जो चिप लगी हुई है, अब उसका प्रोग्राम जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, स्पेशल पर्पस एम्बेडेड प्रोसेसर प्रोग्रामर्स। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशल पर्पस एंड एम्बेडेड प्रोसेसर्स इन डिफरेंट वेरियस अप्लायंसेस। वही बात आ गई, थर्मोस्टेट के यानी एसी के अंदर जो चिप लगती है, जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर चिप लगती है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को भी हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिख सकते। इसलिए हम उसके लिए भी, अगर आप एक ऐसा प्रोसेसर बनाना चाहते हैं जिसने किसी डिवाइस में जाके फिट होना है, तो ठीक है, फिर आपको ऐसी ही लैंग्वेज का इंतखाब करना पड़ेगा जो कि असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, यूजफुल टूल्स फॉर द असेंबलर। अगर आप असेंबली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक असेंबलर का प्रोग्राम होना चाहिए। ये प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन टू बी मशीन लैंग्वेज, जैसे कि मुख्तलिफ है। लास्ट में आपने नेसम के नाम से जो है वो सीखा होगा, नेसम असेंबलर को। मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर नेसम असेंबलर को इंस्टॉल करना भी सिखाया गया है, उसके अंदर एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये भी बताया गया, और उस प्रोग्राम को चलाते कैसे हैं ये भी बताया गया। ज़रूरत उसकी कोई नहीं पड़ती, मैंने भी उसी दिन ही बनाया था और वीडियो बनाई थी, और उसके बाद आज तक मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है तो उस हवाले से है। ठीक है, एन असेंबलर दैट रन्स ऑन वन प्रोसेसर। अच्छा जी, तो दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज टर्म्ड एज असेंबली प्रोसेस, जिसके अंदर असेंबलर जो है ना वो फिर उसे जो है ना वो क्रॉस करता है। असेंबलर के बाद हमें चाहिए होता है लिंकर। When developing large programs, different people working at the same time develop module functionality. These modules are linked to from single module that can be loaded. Linker आमतौर पे जो मॉड्यूल पहले से बने होते हैं उनको आपस में लिंक करने के लिए होता है। The modularity of programs that the linking step is assembly make possible provide the same convenience as it in higher level. हायर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर भी मौजूद है। आपको याद होगा सी प्लस प्लस के अंदर जब आप सी इन करते हैं ना, तो आप ऊपर आयो स्ट्रीम डॉट एच को करते हैं। ठीक है, कभी गौर से देखिएगा, जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो ना, तो आपके प्रोग्राम के कंपाइलेशन की जो नंबर ऑफ लाइंस वो बताता है ना, वो सैकड़ों में होती हैं। हालांकि आपने 6 लाइनों का प्रोग्राम लिखा होता है, वो कहता है मैंने 500 लाइन कंपाइल की है, तो वो 494 लाइन कहाँ से आ गई? तो वो सारी जो है ना वो लाइब्रेरीज होती हैं, वो मॉड्यूल्स होते हैं जो लिंकर उठा के आपके कोड के साथ लिंक करता है, और फिर जो है ना वो असेंबलर या कंपाइलर जो होता है वो उसे कंपाइल करता है। ठीक है जी, ये लिंकर होना चाहिए जी। उसके बाद डिबगर आर मॉनिटर, ये भी आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिबगर की ज़रूरत है। डिबगर वो होता है जब एक एक लाइन चल रही होती है तो आपको आपकी मेमोरी का व्यू और रजिस्टर्स का व्यू नज़र आ रहा होता है कि ये रजिस्टर की वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर वेरी लेंथी एंड नॉन इंटुएटिव। नॉन इंटुएटिव से मुराद ये है कि इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, हैंस क्वाइट टीडियस एंड एरर प्रोन, एरर भी आ सकती है। तो देर इज आल्सो डिसएडवांटेज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल रन टाइम एरर्स, तो जो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस में होता है। तो डिबगर इज आल्सो कॉल्ड ए मॉनिटर, is a computer program that is used to aid detecting the error in the program। तो प्रोग्राम तो रन हो रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन डिबगर के अंदर ना जो रजिस्टर्स की वैल्यूज होती है ना वो अपडेट हो रही होती हैं। तो अगर कहीं कोई एरर आती है तो आप रजिस्टर्स की वैल्यूज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे एरर आई है। आप इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, शायद कभी आपने देखा, आपके कंप्यूटर में यकदम कोई एरर आ जाती है, कंप्यूटर वो आ रही आता सेंड रिपोर्ट या डोंट सेंड, कभी आता हो, कभी आप ना उसकी रिपोर्ट को ना खोल के देखें नीचे, यानी डोंट सेंड या सेंड ना करें, बल्कि नीचे एक बटन होता है मोर डिटेल का, उस पर क्लिक करें ना तो वो पूरा नीचे कोड लिखा हुआ आता है कि इसमें ये वो सारा हेक्साडेसिमल कोड होता है। उस कोड को हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो एक उसका डेवलपर होता है ना, वो उस कोड को पढ़ के तो अंदाजा लगा सकता है कि किस मॉड्यूल में कहाँ करके एरर आई होगी।
तो बिल्कुल इसी तरह डिबगर और जो है ना एक मॉनिटर की तरह काम कर रहा होता है। असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जब वन बाय वन असेंबल होने के बाद रन हो रही होती हैं तो डिबगर और मॉनिटर में उनका जो है ना वो आ रहा होता है। क्या क्या चीज़ें डिबगर हमें दिखाता है? नंबर वन, डिस्प्ले एंड अल्टरिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी में क्या क्या चीज़ शो हो रही है और क्या क्या चेंज आ रही है ये बताता है। सीपीयू रजिस्टर्स और फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज़ इस वक्त क्या है? ज़ाहिर है जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर्स में तो जमा तफरीक हो रही है ना, सीपीयू के पास रजिस्टर ही होते हैं ना जिसके ज़रिए वो प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, डिसअसेंबली ऑफ मशीन कोड, और मशीन कोड को जो है ना वो ट्रांसलेट करके बता रहा होता है कि किस तरह मशीन कोड बैक टू असेंबली लैंग्वेज में जाता है। एंड सिंगल स्टेपिंग एंड ब्रेक पॉइंट्स दैट अलाउ एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम रजिस्टर एंड डिजायर्ड आउटपुट। यानी इसमें एक सिंगल स्टेप वो आगे जाता है और ब्रेक पॉइंट लगे होते हैं। सिंगल स्टेप के बाद मुराद यह कि एक स्टेटमेंट चली और आप देख लें कि इससे ये हुआ है, आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह आप इसकी एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं। आपको बहरहाल पता होना चाहिए कि असेंबलर क्या है और उसकी थोड़ी सी वर्किंग क्या है। बाकी जहाँ तक बात है यूज़ करने की, तो डेफिनेटली हमने इसको कभी यूज़ तो करना कोई नहीं, ना हमने सिस्टम लेवल का प्रोग्रामर बनना है, ना हमने कंपाइलर लिखना है, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्चर के हवाले से इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया आपको एज अ CS स्टूडेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कहता है, असेंबलर होना चाहिए, लिंकर होने चाहिए, डिबगर होने चाहिए, कंपाइलर भी, एमुलेटर भी, हार्डवेयर लेवल डिबगर भी, और लॉजिक एनालाइजर। ये सारी चीज़ें ये भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी लॉजिक को, जिस तरह कंपाइलर है ना, ये भी उसी तरह के सॉफ्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हायर लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये सिंपल है, ये आप खुद से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये मुश्किल चीज़ नहीं है। हायर लेवल लैंग्वेज जो होती हैं ये डेवलप करती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके प्रोग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कंपाइलर के ज़रिए। सो कंपाइलर जो है वो एक अलहदा से कोड लिखता है और उसकी हमें अलहदा से कॉस्ट पड़ती है। ये डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो आपको होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा जब हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तारीफ की थी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जब कंप्यूटर की तारीफ की थी तो पहला ये लफ्ज़ क्या आया था कि इट प्रोसेस द डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। अब स्टोर्ड प्रोग्राम क्या है? द कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल टू आवर जनरल पर्पस कंप्यूटर। It states that program is stored with data in computer's memory and computer is able to manipulate data। यानी कि आप जब डाटा प्रोसेस करने के लिए देते हैं ना तो उस डाटे ने हदायत के मुताबिक जो है ना वो अमल होना। आपने डाटा दिया कि जी ऐड मतलब इंट एक्स मूव कर दो, ऐड कर दो BX को CX के अंदर, तो अब कंप्यूटर के पास क्या जाता है, BX की वैल्यू भी जाती है, CX की वैल्यू भी जाती है और साथ में ऐड की भी ट्रांसलेट होके जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन भी साथ में ट्रांसलेट होके जाती है, ठीक है ना। इज स्टोर्ड विद डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। क्या? इट स्टेट्स दैट प्रोग्राम भी डाटा के साथ मेमोरी में लोड किया जाता है एंड द कंप्यूटर इज एबल टू मैनिपुलेट इट एज डाटा। तो जब वो मेमोरी में पड़ा हुआ है ना वो प्रोग्राम, तो उसको भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ये एक डाटा ही है, लेकिन उसके अंदर सारा कोड और वर्किंग लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर कैन लोड द प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क, ठीक है, डिस्क से उसने लोड किया, मूव इसको मेमोरी, उसने मेमोरी में मूव किया और दोबारा उसने इसको डिस्क में लोड कर दिया। तो अब इसका क्या, एक तो लोड की स्टेटमेंट हुई, फिर उसके बाद मूव की स्टेटमेंट हुई, फिर उसके बाद फिर दोबारा लोड बैक की हुई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर एज इट इज़ जो है ना वो मौजूद होंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गए जनरल ऑपरेशन ऑफ ए स्टोर्ड प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं जनरल ऑपरेशन ऑफ ए स्टोर्ड प्रोग्राम। तो जनरली क्या होता है, आपने 10 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो स्टेटमेंट नंबर 1 से चलना शुरू हो जाएगा, ब्रॉट इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय इंस्ट्रक्शन। और ये पहली, दूसरी, तीसरी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमने कल पढ़ा था, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वो रजिस्टर होता है जिसमें
नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल का एड्रेस पड़ा होता है कि कौन सी ने चलना है। तो उस वक्त तक तो ये सीक्वेंस नहीं टूटता जब तक आपके प्रोग्राम में कोई इफ एल्स नहीं आती या कोई लूप नहीं आता। यानी अनलेस ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज एनकाउंटर्ड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन ए सीक्वेंस। अब ब्रांच दो तरह की हो सकती है, इफ एल्स भी हो सकती है और लूप भी हो सकती है। द इंस्ट्रक्शन दैट is to be executed is fetched from the memory and temporarily stored in CPU register called instruction register। नाम अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। जिसको CPU ने एग्जीक्यूट करना है वो उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से उठा के CPU के जिस रजिस्टर में ला के रखता है उसका नाम है इंस्ट्रक्शन। बाज जगह पे इसका नाम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है। ठीक है। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? होल्ड the instruction while it is decoded and executed by the central processing unit of। जब तक यानी अभी तो इंस्ट्रक्शन आई है ना वहां पे, अब इसकी डिकोडिंग होनी है यानी इसको उप कोड में तब्दील किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। जब तक इसकी एग्जीक्यूशन चल रही है और जब तक इसकी डिकोडिंग चल रही है ये उसी के अंदर मौजूद रहेगी। हाउएवर ताहम बिफोर लोडिंग एन इंस्ट्रक्शन इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूशन, आईआर में लोड करने से पहले कंप्यूटर नीड टू नो विच इज टू बी लोडेड। अब आईआर में कैसे आती है? पीआईआर में वो कौन सी लाएगा, ये कहां पड़ा होगा? ये आपका प्रोग्राम काउंटर बताएगा, पीसी। ठीक है जी, ये पीसी नाम का रजिस्टर होता है। अब यहां से ना हमें जो चीज समझ में आई, दो रजिस्टर और उनके फंक्शन हमें समझ में आ गए। प्रोग्राम काउंटर में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ है जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, जिसने एग्जीक्यूट होना है। और आईआर में कौन सा है? जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है। समझ आ रही है? ये फर्क क्लियरली आपके जहन में होना चाहिए और यही आर्किटेक्चर है कि आपको पता हो कि कहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और कहाँ पे प्रोग्राम रजिस्टर जो है ना वो आपस में काम करते हैं। ये इनका मेन रोल है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है, इंटेल प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का नाम कुछ और हो सकता है। ठीक है। किसी और आर्किटेक्चर के अंदर इन रजिस्टर्स का नाम जो है वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। अब देखें जैसे उसने मिसाल दी कि लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट डिटरमिन्ड इन द केस ऑफ RISC मशीन। ये RISC ना, ये जिस तरह इंटेल का एक प्रोसेसर है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज मेंट बाय RISC। ये एक कंप्यूटर होता है, ख़ास किस्म का एक आर्किटेक्चर है। उस आर्किटेक्चर की ये बात कर रहा है कि इस आर्किटेक्चर के अंदर हम इंस्ट्रक्शन लेंथ को जो है ना वो यूज़ नहीं करते जी। अब उस सूरत में क्या हुआ, ये बड़ी अहम है जी। इन केस ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना प्रोसेसर स्टेटस वर्ड PSW, नज़र आ रहा है? अब ये क्या है? अब हो क्या रहा था कि आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 3 चल रही थी तो वहां पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन से क्या होना है कि आपकी एग्जीक्यूशन ने यहाँ पे ब्रेक होना है और ब्रेक होके नए पॉइंट पे जाना है, वहां पर एग्जीक्यूट करके वापस इसी पॉइंट पे आना है। तो समझ आ रही है बात? यानी एक सीक्वेंस था, वहां से ब्रांच होके वो किसी और जगह जाएगा, वहां से उनको एग्जीक्यूट करके वापस यहाँ पे आएगा। ये स्ट्रक्चर है ना। इसको कैसे हैंडल किया जाता है? इसको हैंडल ऐसे किया जाता है कि जो मौजूदा स्टेटस होता है ना उसको PSW में सेव कर लिया जाता है। PSW वो रजिस्टर है जिसके अंदर हम करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर स्टोर करते हैं व्हेन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर फाइंड्स ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन। समझ आई? जब प्रोग्राम काउंटर में ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है उस वक्त चूंकि उसने नेक्स्ट किसी और को लोड करना होता है तो वो क्या करता है, करंट जो भी स्टेटस होता है ना आपके प्रोसेसर का, यानी IR में क्या लिखा हुआ था, AX में क्या पड़ा हुआ था, मेमोरी में जो जो कुछ प्रोसेसर से चीजें रिलेट थी ना उन सारों को उठाएगा और PSW में जाके रख देगा और खुद चला जाएगा ब्रांच इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने। जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वापस आएगा, अच्छा अनदर नेम PSW का फ्लैग रजिस्टर भी है, किसी किसी जगह इसे फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है और इसमें स्टेटस बिट्स होती हैं, कंट्रोल बिट्स होती हैं,
जिसके ज़रिए हम प्रोसेसर के स्टेटस को बहाल करते हैं। ओवरऑल हम क्या करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम को हम चला रहे हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैच एंड एग्जीक्यूट। फैच एंड यानी हम लोग क्या करते हैं, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रीडिंग मेमोरी, इन क्रिएटिंग प्रोग्राम काउंटर एंड डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फैच एंड एग्जीक्यूट। हम करते क्या हैं कि जनाब सबसे पहले तो मेमोरी में को रीड करते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं प्रोग्राम काउंटर में, फिर उसे डिकोड करके उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हम मेमोरी में पहले लाते हैं, बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रिंसिपल को ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम है ये फैच एंड एग्जीक्यूट के प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। दिस इज एक्चुअली एन ओवर सिंप्लीफाइड सिचुएशन, यानी इतनी सिंपल नहीं है। ओवर सिंप्लीफाइड से मुराद है कॉम्प्लेक्स है ये। इन केस ऑफ एडवांस्ड प्रोसेसर्स of this age, a lot more is going on than just simple fetch and जो आज के प्रोसेसर हैं, ज़ाहिर है ये तो शुरू वाले प्रोसेसर्स हैं जो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया करते थे। आज के जो प्रोसेसर्स हैं वो थोड़े एडवांस्ड हो गए हैं। ये अब बात हो रही है 1970-80 की। उस वक्त वो कह रहा है कि आज के प्रोसेसर में सादा काम नहीं चल रहा कि फैच किया एग्जीक्यूट की, क्योंकि शुरू में तो प्रोसेसर में कैश ही कोई नहीं होती थी, सिर्फ रजिस्टर होते थे। अब कैश है, और कैश भी मल्टी लेवल है, L1 L2 L3 मल्टी लेवल कैश है। तो लिहाजा लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है, उसी तरह वही स्टेट्स हैं सारी, लेकिन चूंकि पैरेलल चल रही होती हैं तो सच है पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट है। यानी पहले में तो पाइपलाइनिंग नहीं होता था। पाइपलाइनिंग क्या कॉन्सेप्ट है? पाइपलाइनिंग ये कॉन्सेप्ट है कि जब सीपीयू ये काम कर रहा है तो जितना हिस्सा सीपीयू का खाली है ना, वो कोई और काम करना शुरू हो जाए। पाइपलाइनिंग यानी पैरेलल कोई एक दो काम जो है ना वो करने शुरू कर देंगे। और इसमें बड़ा अहम टॉपिक है ये पाइपलाइनिंग का, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको करते हैं। समझ आ गई जी? ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट